किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने से अच्छा है अपने पैरों पर चलने की ठान लो। कुछ लोग जो ऐसे मूल मंत्र अपने जीवन में उतार लेते हैं, कहते पढ़ते सुनते तो सभी हैं, लेकिन न केवल वे खुद अपने पैरों पर चलते हैं बल्कि जो अपने आसपास होते हैं, जो उनके कार्य क्षेत्र में होते हैं, उनको भी पैरों पर चलने के लायक बनाते हैं कि वो उनका स्वाभिमान स्वावलंबन सब कुछ बरकरार रहे। हम अक्सर शिकायतें हमारी रहती हैं, कभी नेताओं से, कभी अधिकारियों से, कभी समाज के विभिन्न वर्गों से, लेकिन सब धान एक पसेरी मत तोलो, सब एक से नहीं होते। कभी कभी व्यक्ति से भी लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो आज हम सार्थक संवाद एक ऐसे अधिकारी के साथ करेंगे जो 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और निवाड़ी, शिवपुरी, ग्वालियर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर रहे हैं। लेकिन आईएएस वो जहाँ जहाँ रहे आज भी लोग उनको वहाँ याद करते हैं। और याद कौन करता है? जिसके जीवन में कोई परिवर्तन लाता है, उसी के लिए लोग याद करते हैं। तो आज आप ये संवाद देखते रहिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, आपकी धारणा बदलेगी। क्या ऐसे भी अधिकारी होते हैं जिनकी चिंता केवल उस ज़िले में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नहीं होती, वो तो चलती रहती है, वो तो उनका उद्देश्य ही होता है, वो नौकरी उनकी है, लेकिन भी सोचते हैं कि हम अपने इस पद पर रहते हुए इस ज़िले में क्या ऐसा कर सकते हैं कि लोग उठकर खड़े हो जाएं। और ऐसा उन्होंने शिवपुरी में टमाटर का उद्योग लगवा के महिलाओं से जो किया वो हम आज जानेंगे। ओरछा, निवाड़ी में तुलसी की खेती कराई, आप सोचो। और ग्वालियर में टूरिज़्म की जो ऊंचाइयाँ दी जो आज भी जारी हैं, ये सब बहुत यूनिक प्रयोग किए हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं 2010 के आईएएस अधिकारी अक्षय सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपसे जानेंगे कि आप इस सिविल सेवा में आने की आपने कब सोची और क्या आपके मन में था कि हम आईएएस बने और क्या करना चाहते थे? हाँ, प्रशासनिक सेवाओं में काम का अवसर बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुनते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते तब तो इतनी जानकारी आपको होती नहीं। पर लोगों के मुंह से आप सुना करते हैं, लोग बताते हैं कि अच्छा काम करने का अवसर मिलता है। शुरुआत वहाँ से होती है। ये भी है कि लोगों के बीच में उसकी जो पहचान है सेवाओं की, वो भी एक कारण होता है। और इसलिए जब आप नौकरी की शुरुआत कर रहे होते हैं तभी ये आपको आकर्षित करता है। फिर एक संयोग भी होता है और कई बार आप सफल होते हैं तो आ गए, सफल नहीं होते तो कहीं और कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो कई लोगों को इसमें मार्ग में कठिनाइयाँ आई, पढ़ाई की, ट्यूशन की, बाहर पढ़ने जाना, कोचिंग करने दिल्ली जाते। आपको ऐसा कुछ अभाव कभी जीवन में, कभी कुछ परेशानी आई? नहीं, मैं तो मूलतः राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में आया हूँ और ऐसी कोचिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ी नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग के बगैर भी आते हैं प्रशासनिक सेवाओं में। जी, आप 3 जिलों में, मैंने जो हमारी टीम ने रिसर्च किया, वहाँ लोग आज आपको याद करते हैं। तो मैं आपसे आज दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने जैसे निवाड़ी ज़िला में आप पदस्थ हुए तो आपने क्या वहाँ प्रयोग किए? वहाँ तुलसी की खेती करवाई, तो ये क्या था पूरा मामला कि आज भी वहाँ खेती बढ़ रही है तुलसी की और लोग याद कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ी है? लेकिन नया ज़िला बना था वो, और जब नया ज़िला बना था तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है झांसी की, उनको कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की ज़रूरत थी और हमें भी ज़रूरत थी, ज़िले को भी ज़रूरत थी, ज़िले के लोगों की ज़रूरत थी। उस काम में जो भूमि चाहिए थी, बाकी जो संसाधनों के रूप में मदद चाहिए थी, वो हम लोग अच्छे से कर सकें, जिसका परिणाम ये हुआ कि झांसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने बहुत ही प्रोएक्टिव रोल नए ज़िले में करा। और झांसी बगल में लगता है, बरगुआ सागर का जो क्षेत्र है बिल्कुल ही बॉर्डर लगता है निवाड़ी का। तो उन्होंने रुचि लेना शुरू किया। जब रुचि लेना शुरू किया तो बात ये आई कि जो कृषि को लाभ का धंधा बनाना है और लोगों की आय बढ़ाने हैं, उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे हम ख़ास तौर पे कर सकते हैं। तो चर्चा के दरमियान समझ में आया
कि अगर हम औषधीय पौधे करें और उसमें भी ख़ास तौर पे तुलसी, तो उसके लाभ ये थे कि एक तो इनको जानवर बर्बाद नहीं करते और उनकी डिमांड में कोई समस्या नहीं है। झांसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनसे कोऑर्डिनेशन भी करा देता है, तो बाईबैक की कोई खरीदने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पतंजलि है, बाकी दूसरी जो उत्पादन करने वाले झांसी में बैद्यनाथ हैं, तो बहुत सहजता से इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। और जैसा कि मैंने बताया कि फसलों को नुकसान जानवरों से जो होने का इशू है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, किसानों के लिए बड़ी तकलीफदायक है। तो इनको किसान शुरू में नहीं कर रहे थे क्योंकि एक तो जानकारी नहीं थी, दूसरी ये प्रॉब्लम थी कि तुलसी को पैर लगे, ये लोगों के मन में विश्वास था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो थोड़ी सी करते थे, घरों में रखते हैं, आंगन में हमारे के लिए रखते हैं, सुबह जल चढ़ाते, शाम को दिया रखते, ऐसी पूजन विधि है। फिर जब किसानों से बात हुई कि जानवर बहुत फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तब समझ में आया कि खरीदने वाला तैयार है, आपकी खेती को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसके रेट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। जानकारी देने वाला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बगल में है। सारी स्थितियाँ ऐसे निर्मित हुई कि हम लोगों को बता पाए कि आप उनका श्रद्धा करिए, सम्मान करिए, पर इसको खेती के रूप में बढ़ाने की कोशिश करिए। परिणाम ये हुआ कि बड़ी तेज़ी से रकबे में वृद्धि हुई किसानों के प्रयास से और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे एफर्ट से, और आज बहुत अच्छी खेती वहाँ हो रही है। बीच में मैं एक बार और गया था झांसी, बहुत तेज़ी से उसकी वृद्धि हो रही है और बहुत, तो आपको बड़ा सुकून मिलता होगा कि बिल्कुल और मतलब कि जो हमने किया था वो अब बड़ा होता बहुत है। खुश हैं किसान। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बहुत खुश है क्योंकि किसानों का भला हो रहा है और उनका भी नाम हो रहा है और एक नई चीज़ हो पाई है और किसान इससे उभर गए। जो जानवर नुकसान पहुंचाते हैं उससे बड़े नुकसान बगैर किसी फेंसिंग के। अच्छा, शिवपुरी में आपने क्या टमाटर की खेती का उत्पादन बढ़ाया, महिलाओं के समूह बनाए, वो कहाँ से आइडिया है और क्या था वो मामला? देखिए, शिवपुरी में कुछ समय पहले से ही टमाटर पे और शिमला मिर्च पे और मूंगफली पे, ये 3 चीज़ों पे अच्छा काम हुआ है। अब उसके दिशा देने में शायद थोड़ी और प्रयास हो तो बहुत बेहतर परिणाम आ सकते थे, ऐसा समझ में आया। उसमें एक बात तो ये थी कि महिलाओं को शायद अगर अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो ये सहजता से हो सकता था, ऐसा हमें लगा। और वो परिवार की धुरी होती हैं, अगर वो अच्छे से काम करती, अगर उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है तो सामाजिक सशक्तिकरण भी हो जाएगा। समाज एक दूसरे से जुड़ भी अच्छी तरीके से पाएगा और अगर महिलाओं के पास राशि आती है तो परिवार की जो स्थिति है बहुत तेज़ी से बदलती है, ऐसा हम लोगों को लगा। और वहाँ पे महिलाओं के ग्रुप पहले से काम कर ही रहे थे, तो हम लोगों ने उनको एक साथ जोड़ने की कोशिश की। अलग अलग वर्गों में थोड़ा इशू था, उनको साथ लाने की कोशिश की। अलग अलग जगह से एक्सपर्ट्स बुलाए, उनके टमाटर के ख़रीदारों से, शिमला मिर्च के ख़रीदारों से बात की, उनकी इकोनॉमिक्स वर्कआउट किया कि कैसे बाकी पौधों से, बाकी उत्पादन से ये बिल्कुल अलग है। उनको बात समझ में आई और परिणाम ये हुआ कि बड़ी तेज़ी से रकबे में वृद्धि हुई। उनमें जो टेक्निकल उनको मदद चाहिए थी उसमें इंदौर की टीम ने मदद की, ख़रीदारों ने, दिल्ली की टीम ने मदद की। और एक ख़ास बात ये हुआ कि जब ये साथ में काम करने लगी तो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से एक साथ आने की वजह से उनका खाना, उठना, बैठना एक साथ होने लगा, सामाजिक समरसता बढ़ी। और ये जो बड़ा मुश्किल होता है सामान्य तौर पे समझा करके सामाजिक समरसता लाना, वो बड़ी सहजता से ही आने लगा। आप इसी तरह जब ग्वालियर कलेक्टर थे तब टूरिज़्म को बहुत ऊंचाइयां दी, दिल्ली से संपर्क बढ़ा के, ये क्या था पूरा मामला? देखिए, वो जो ओरछा निवाड़ी का पोर्शन है और ग्वालियर वाला जो पोर्शन है, इसमें टूरिज़्म की बड़ी संभावना है। बाकी जगह भी है, पर मुझे लगा कि मैं जहाँ हूँ उनमें भी टूरिज़्म की बहुत पोटेंशियल है। और टूरिज़्म की ख़ास बात यह है कि जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो लागत लगाते हैं,
उस पे जो रोज़गार के सृजन के रूप में रिटर्न मिलता है वो बहुत बेहतर होता है पर्यटन में। ज़रूरत इस बात की थी कि थोड़ी ब्रांडिंग की जाए, दूर के लोगों को बताया जाए कि हमारे पास क्या है, दिखाने का क्या है, खाने पीने की कौन सी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, कौन सी जगह हैं जो अभी अनटैप्ड है, जिनका और प्रचार प्रसार हो सकता है, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो दिल्ली के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि उनके रुकने खाने की व्यवस्था करें। हमारे पास लोकल रिसोर्सेज थे जिससे हम उनके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सके, और दिल्ली के नामी गिरामी लोग आए, दिल्ली के अलावा दूसरी जगह से भी आए। तो शुरू हम लोगों ने ओरछा में भी की थी और उन लोगों को बुला करके ब्रांडिंग की। ग्वालियर में जब आया मैं, तो ग्वालियर में 2.5 दिन का एक कार्यक्रम कराया और सारे जो महत्वपूर्ण जगह है उसकी बड़ी अच्छी ब्रांडिंग की। और जैसा मैंने बताया कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत उसमें सहयोग किया, और दिल्ली के लोगों को कन्विंस करना शुरू में थोड़ा मुश्किल था, पर धीरे धीरे जब वो कन्विंस हुए और जब ग्वालियर में आकर के उन्होंने देखा, तब उनको लगा कि जितना सोचा था उन्होंने इधर पोटेंशियल तो उससे भी बहुत ज़्यादा है। अभी आप प्रशासनिक इकाई राज्य गठन आयोग में सेक्रेटरी हैं, तो यहाँ तो कोई नवाचार की ऐसी संभावना होती नहीं होगी। एक यहाँ क्या कुछ संभावनाएं आप देख रहे हैं? नवाचार तो क्या बेसिकली अपने मूल दायित्वों का निर्वहन सब जगह अच्छे से हो, ये प्रयास होना चाहिए। कई नज़रिए से वो नवाचार कहा जाता है, पर मेरे ख्याल से तो मूल दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना, उसकी निरंतरता बनाए रखना, ये ज़रूरी होता है, और वही पहले किया है और वही इसमें भी करने की कोशिश हो रही। आप इतने ज़िलों फील्ड में काम किया है, एक जो हम समस्या देखते हैं युवाओं में नौकरी के प्रति मोह, स्वरोजगार स्वउत्पादन की जगह उसमें ज़्यादा वो ऊर्जा लगाते हैं, कोचिंग करते हो, फिर कई बार कम लड़के सिलेक्ट होते, ज़्यादा लड़के सिलेक्ट नहीं हो पाते, चाहे यूपीएससी हो, पीएससी हो, फिर निराश होते हैं। तो आप क्या एक मार्गदर्शन देना चाहते हैं? आपके दिल में, मन में बहुत विचार रहते हैं कि लोग कैसे रोज़गार से जुड़े, तो आप एक युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? देखिए, आज का युवा बहुत जागरूक है, उसके पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें समझते भी हैं कि उनकी पोटेंशियल क्या है, कि इसमें वो बेहतर कर सकेंगे। सभी लोग सरकारी नौकरी की तरफ जाएं तो शायद कई लोगों के बीच में हताशा की स्थिति हो सकती है, जैसा आप कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कहती रही है कि आप रोजगार देने वाला बने तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, समाज में आपका योगदान भी होगा और आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अपनी सरकार जो बार बार कह रही है, और यही मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, उनको बताना चाहूँगा कि बड़ी अपार संभावना है खुद के स्वरोजगार करने में, उसमें उनकी पोटेंशियल का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। सो नौकरी की को इच्छा है वो भी लोग करेंगे, पर बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनका एप्टीट्यूड ऐसा है जो खुद का रोज़गार स्थापित कर सकते हैं, स्टार्टअप स्थापित कर सकते हैं और रोज़गार देने वाले बन सकते हैं, जिसके बड़े बेहतर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। युवा सोशल मीडिया पे बहुत समय बर्बाद कर रहा है और उससे उसको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, उस समय बहुत ज़ाया कर रहा है, तो क्या आप समझा दें सर? कोई भी संसाधन दोनों तरह से काम करते हैं, फ़ायदा भी लाता है और अगर उसको ठीक से उपयोग नहीं किया गया तो नुकसान भी कर सकता है। टेक्नोलॉजी का भी यही स्थिति है, वो बहुत अच्छे से उपयोग करिएगा तो बहुत लाभ पहुंचाता है, अगर उसका उपयोग ठीक से नहीं हुआ तो उसका नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान वाले पक्ष को कम करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इससे बहुत फ़ायदे भी हैं। वो वाले पक्ष को प्रबल करिए और कोशिश ये करिए कि बहुत हैंगओवर ना हो, लगातार सोशल मीडिया का हैंगओवर नहीं हो। अपने आप में उपयोगी भी बहुत है, पर सदुपयोग वाला हिस्से को और मजबूत करिए, नुकसान वाले हिस्से को कम करिए। दुरुपयोग रोके, सदुपयोग करें। ये आजकल एक जो टकराहट की स्थिति कई बार राजनीति अधिकारियों में सुनने को आती है, आपको कभी दबाव प्रभाव कोई फील्ड के दौरान कोई ऐसा अनुभव है कि ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? अब कोई अपने आप को इसका एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता। आप प्रजातंत्र में काम करते हैं और प्रजातंत्र की एक बड़ी स्थापित व्यवस्था है, उसके तहत आपको काम करना पड़ता है और वो स्मूथली चलता है, चल सकता है।
कई बार थोड़े से अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत होती है और वो करनी पड़ती है, करनी चाहिए। नहीं कोई दबाव प्रभाव राजनीतिक कि आपको ये काम करना है, चाहे वो गलत हो या कुछ ऐसा, कभी ऐसा सामना, फिर उसके बाद कुछ हॉट टॉक बातचीत हुई हो, कभी ऐसी स्थिति? नहीं, अब वो नज़रिए का भी फ़र्क होता है। कई बार असहमति को किसी दूसरे रूप में देखा जाता है, कई बार एक ही बिंदु पे दो इंसान सहमत न हो, वो संभव है, वो होता ही है और होना ही चाहिए। पर उसको ठीक नज़रिए से देखा जाए तो मुझे लगता है कि उनको ठीक से अगर हैंडल करिए, ठीक से आगे प्रोसेस करिए तो कोई इतनी मुश्किलात नहीं होती। जिलों में जब आप रहते हैं, कलेक्टर रहते हैं, तो बहुत सारे अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उनमें भी आपस में वो टकराव होता, मनमुटाव। आप अतिरिक्त काम करा रहे थे अपने अपने ज़िलों में जो प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा कि ये करो ये करो, तो इसको कैसे आप हैंडल कर पाए कि सबको लगा दिया, कहीं तुलसी, कहीं टमाटर, कहीं टूरिज़्म? देखिए, बेसिकली एक से ज़्यादा इंसान जहाँ भी होंगी, वो दोनों सब बातों पे राजी हुई तो संभव है नहीं। दो सोचने वाले व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कई बिंदुओं पे मतभेद रखेंगे ही। पर एक चीज़ समझने की है कि कोई भी अगर काम करना है तो अल्टीमेटली आप अकेले नहीं हैं, आपकी टीम काम करती है। सो टीम तो आपको बनानी ही पड़ेगी और उसके मूल दायित्वों में से एक है। जैसे प्रबंधन बाकी सब है, वैसे ही प्रबंधन मानव संसाधन का है और मेरे ख्याल से मानव संसाधन का प्रबंधन तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रबंधन है। लोगों की सुनिए और क्लैरिटी रखिए तो लोग सहमत होते हैं, क्योंकि अच्छा काम कौन नहीं करना चाहता, कौन नहीं चाहता कि उसको संतुष्टि मिले, कौन नहीं चाहता कि वो लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाए। अंदर मन में तो सबकी इच्छा होती है, तरीक़ों में फ़र्क हो सकता है और जब आप चीज़ों को क्लैरिटी से रखते हैं तो तरीके निकल आते हैं। आप इतने बड़े पद पे पहुँचे तो इसके पीछे आप जो एक सामान्य सी चर्चा बहस चलती रहती, कर्म या धर्म क्या सहारा था, कैसे आप इस पद पे पहुँचे, इसके लिए क्या आप मानते हैं? या कोई भी ऊंचाइयों पहुँचे कर्म के सहारे, धर्म के सहारे, क्या होता है? नहीं, अब इतनी ऊंचाइयां तो नहीं है कि मैं मतलब बड़ी सामान्य सी ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई तो कोई ऐसी है नहीं जिसका कुछ वर्णन बखान करना चाहिए। हाँ, जितनी बन पाया वो करने की कोशिश की। जहाँ तक धर्म और कर्म की बात है तो मैं समझता हूँ कि धर्म सामान्य तौर पे जो हम लोग समझते हैं वो कर्तव्य से उसका अर्थ लगाते हैं और कर्तव्य करते जाना ही धर्म है और वो मुझे लगता है कि करने की कोशिश की है और अगर वो करने की कोशिश करिए, ठीक है, तो रास्ते निकलते हैं और कोई आप उसके परिणाम पहले से क्या हो गए तो कह नहीं सकते, पर अच्छे ही परिणाम निकलते हैं। माने किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा, जैसा आप करेंगे वैसा होना है। बिल्कुल, है ना, ये गीता का ये निचोड़ है सामान्य। तो IAS अधिकारी कर्म पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि हमें श्रेष्ठ करना, लेकिन वो मर्म जो कहाँ से आए, कुछ अधिकारियों के कारण आप पूरे अधिकारियों की भी इमेज ख़राब होती, जो गरीब को नहीं सुनेंगे, किसी बड़े नेता अधिकारी को बिठाएंगे चैम्बर में, गरीब बाहर बैठा रहेगा, उसको सुनेंगे नहीं। तो ये मर्म कैसे आए उनमें? मेरे ख्याल से कर करके ही आप सीखते हैं। पहली दिन नहीं आता आपको, गलतियां भी होती हैं और उन गलतियों से आप सीखते भी हैं और धीरे धीरे करके करते करते ही आपको समझ में आता है कि सही रास्ता क्या है, रास्ते में परिवर्तन की क्या ज़रूरत है। तो शुरू में अगर कोई ऐसी चूक होती भी है तो हर इंसान उस चीज़ को धीरे धीरे करके ठीक करने की कोशिश करता है और फिर धीरे धीरे करके चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। जी, कोई ऐसा काम आपको जो अभी भी लगता हो कि हमें करना है, यदि कभी किसी जली की जवाबदारी मिली या कोई बड़ा व्यापक निर्णय लेने का मौका आया, तो क्या जिससे रोज़गार की समस्या हल हो? आपके कोई विज़न है कुछ ऐसा? देखिए, मेरे ख्याल से लोग व्यस्त हो जाएं अपने अपने रोज़गार में, ये दिली इच्छा तो हर देशवासी, हर प्रदेशवासी को रहती है, हर परिवार के मुखिया को रहता है, हर व्यक्ति को रहता है, हर व्यक्ति को रहती है। तो वो इच्छा तो होती है और कोशिश ये रहती है कि आप जहाँ भी जिस रूप में भी हैं
अगर किसी को व्यस्त होने में, रोज़गार पाने में आप मददगार हो सकते हैं तो वो करने की कोशिश करें, और वो की भी जा रही है, लगातार करने की कोशिश। अलग अलग जगह पे अलग अलग आपकी भूमिका होती है, पर मूल बात तो यही है, मूल बात तो ये है कि रोज़गार पाने में किसी रूप में भी अगर हम मददगार हो सकते हैं, कुछ गाइड करके, लोगों को कुछ बता करके, तो बड़ी संतुष्टि देने वाला होता है, और वो लगातार जारी रहती है। जी, ये थे अक्षय सिंह जी, IAS अधिकारी, जिनके मन में हमेशा भाव रहता है कि हम कैसे लोगों को मोटिवेट कर सके, कैसे लोगों को रोज़गार, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित कोई भी हो, वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ सके। यही भाव रहता है। इसी के परिणाम है कि जहाँ जहाँ वो कलेक्टर रहे वहाँ आज भी लोगों को रोज़गार से जुड़े हुए देख के, सुन के उनको खुशी मिलती है, क्योंकि वहाँ वो चल रहे हैं प्रकल्प जो उन्होंने चलाए हुए थे। ऐसी ही किसी और शख्सियत के साथ हम कभी कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।